नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस की। बीजेपी ने हरियाणा में 57 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, तो जम्मू कश्मीर में अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए घाटी में भी अपने वोट शेयर को बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है और वो सरकार बनाने की स्थिति में है। हरियाणा की जीत, बीजेपी ने जो हरियाणा में जीत हासिल की है उसके मायने महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने जाट और नॉन जाट के बीच की दूरी को इस जीत के साथ ही खत्म कर दिया है। जाट वोटरों पर कांग्रेस के एक अधिकार को भी इस रिजल्ट ने खत्म किया है। जाट बहुल क्षेत्र में बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की है और बहुत ही कंफर्टेबल डिफरेंस से, कंफर्टेबल अंतर से यह सीट जीती है। जातीय जनगणना करने का वादा करने वाली पार्टी की हार का संदेश यह है कि हरियाणा जातीय गणना को सामाजिक न्याय नहीं मानती है। यह बताता है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी के ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुख कार्य को वोट किया है। कांग्रेस ने जिन मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उस मुद्दे पर वो खुद ही घिरते चले गए। नागनीवीर का मुद्दा चला, ना बेरोजगारी का, ना ही किसान का मुद्दा चला और ना ही पहलवान का। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इन मुद्दों को शामिल करने से पहले ही किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी। नौकरी में खर्ची पर्ची के आधार पर भ्रष्टाचार के सरकारीकरण के कांग्रेसी नीति को जनता ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला न सिर्फ अपना चुनाव हारे, बल्कि 5वें नंबर पर वो रहे और उन्हें 8000 वोट भी हासिल नहीं हुआ। उचकाऊ कला, जो कि उनका गढ़ माना जाता है और जाटों का भी गढ़ माना जाता है, यहां से बीजेपी के देवेंद्र खत्री ने जीत हासिल की। हालांकि यह जीत जो है सबसे कम अंतर से, यानी 32 वोटों से केवल जीत हासिल हुई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह रहे। आम आदमी पार्टी और जेजेपी जहां शून्य पर आउट हो गई, वहीं आईएनएलडी ने चौटाला खानदान की इज्जत बचाते हुए 2 सीटें हासिल कर ली। आदित्य देवीलाल ने डबवाली तो अर्जुन चौटाला ने रानिया से कांग्रेस को शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा की जनता ने जात पात की राजनीति करने वाली पार्टी को बाय बाय कर दिया है। क्या हरियाणा चुनाव परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। क्या हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है। क्या हरियाणा के चुनाव परिणाम 2 ध्रुवीय राजनीति पर भी मुहर है। जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के क्या मायने हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, वो आपको हम उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन इससे पहले रिजल्ट के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाएंगे। और आज 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिन्होंने इस जीत को, जो असंभव सी लगने वाली जीत को संभव बनाया है, उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे 7:30 बजे। उससे पहले सुनते हैं कि क्या आई है प्रतिक्रियाएं। पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सब पर भारी। मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सड़ आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भाड़ गिरे हैं, ऐसा मुंह भाड़ गिरे हैं, उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान, किसान और क्या क्या, जो सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे। हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था,
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं, उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। जैसा कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेकर आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है। हर हर हरियाणा, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने भगवान शिव पे जल अर्पण करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद आज दिन की शुरुआत की थी। आज भगवान भोलेनाथ का उन्हें आशीर्वाद मिला है और उनके चेहरे पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया। हालांकि इस जीत पे संगठन का बहुत बड़ा हाथ है। मोहनलाल बड़ौली ने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है। हर एक बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उन्होंने संगठन को इतना, हालांकि पहले से भी संगठन वहाँ लगातार हो, लेकिन मोहनलाल बड़ौली की जो बात है उसे नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता है। उनकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधि को मैंने जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज शायद वो बात करने के मूड में नहीं है, या आज वो बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज वो जुड़े नहीं हैं। 3-4 लोगों से बात की है ना, कि सब ने कहा हाँ मैं जुड़ रहा हूँ, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। वजह क्या है वो हम सब आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। रामजी शर्मा जी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, और मुकेश कुमार है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे है, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे मैं पहले तो प्रतिक्रिया बिना किसी क्वेश्चन के, रामराजी जी, मैं पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की मैं चाहूँगा कि आप एक बार बताएं, क्या लग रहा है कि जिस एंगल पे सोच रहे थे, जो रिजल्ट सोचे थे वही है, या ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा मिल गई आपको, या उम्मीद से कम है? देखो, जो हमने सोचा था, देवतुल्य जनता जनार्दन ने वही आशीर्वाद हमारे को दिया है। जैसे तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया जनता जनार्दन ने, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी था कि तीसरी बार देवतुल्य जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी हमारे को, और तीसरी बार हमारी हरियाणा में सरकार बनेगी। और जो बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री जनता उनको बनाएगी, उनको आशीर्वाद देगी, ऐसा हमारे को पूर्ण विश्वास था। कल भी मैं किसी टीवी चैनल पे था, तो वो जैसे ये रुझान आ रहे थे, जैसे एग्जैक्ट पोल दिखा रहे थे, भाई फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे को कह रहे थे भाई साहब आप भी स्वीकार कर लो, ये तो है। मैं बोला भाई झूठी बात को कैसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि हमारा तो जनता के ऊपर विश्वास है। जनता भगवान का रूप है, देवतुल्य है, और जिस तरह से जनता के ऊपर हमारा एतबार है, विश्वास है, जनता हमारे को जरूर आशीर्वाद देगी। और फिर वो बोले कितनी सीट आ सकती हैं, मैं बोला भाई लगभग 50-52 के आसपास तो रफली आइडिया हमारी आ जाएंगी, और शायद 34-35 के आसपास में
इनकी आसक्ति है कांग्रेस वालों की। तो जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद हमारे को दिया, तो मैं देवतुल्य जनता जनार्दन का हमारी पार्टी की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और हाथ जोड़ के जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे ही जनता की सेवा में रहेंगे और जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे और आगे हमारी कई सालों तक, मेरे ख्याल से 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी और जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है और फिर उधर से हमारा संगठन कौशल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली जी, इनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है दोनों की। और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विदेश में डंका बजाया, हमारी धाक जमाई, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गए, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार के दौरान हुआ है और धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। इसमें अहम भूमिका हमारे चाणक्य, हमारे लौह पुरुष जो सरदार पटेल के बाद में दूसरे सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और आदरणीय अमित शाह जी, उनकी विशेष भूमिका रही है। और हरियाणा में भी देवतुल्य प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे चाणक्य जी की चाणक्य नीति और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल जो जनता के बीच में रहते हैं और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व जन जन को भा रहा है। और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ थारा है भाई, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जिस अंदाज में नायब सिंह सैनी लोगों से मिलते थे, प्रचार करते थे और जो बात करें, उनकी सरलता और सर्व उपलब्धता, मुझे लग रहा है कि ये दो जो चीज़ें हैं ये जनता को भा गई और जनता ने उसे किया। और इन सब से ऊपर मैं कहूँगा एक चीज़ रामराजी शर्मा जी की 10 सालों में किया हुआ बीजेपी का काम, क्योंकि 10 साल कोई भी सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी एक कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिली और लोगों ने बिल्कुल काम के आधार पर वोट दिया। तो मुझे लगता है कि जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट दिया है और काम काज यानी विकासोन्मुख काम जो है उसको वोट किया है। और एक जो जातीय राजनीति की बात कांग्रेस ने की थी कि जात पात गणना की जाएगी, मुझे लगता है कि ये जातीय गणना के खिलाफ भी यह परिणाम है। मुकेश जी, आप हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, दो चीज़ें इस परिणाम में मुझे लग रहा है कि एक बाइपोलर पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टियां जितनी भी थी उनको रिजेक्ट कर दिया, बीजेपी और कांग्रेस को सीधे टक्कर में बीजेपी जनता ने रखा। और बाइपोलर पॉलिटिक्स का संकेत मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है कि दो ध्रुवीय राजनीति, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, जैसे कि उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, उसी तरीके की राजनीति। क्या आपको लगता है इस रिजल्ट से हरियाणा में भी आज के बाद से बाइपोलर पॉलिटिक्स होगी और रीजनल पार्टियों की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल मुकेश जी, कहीं ना कहीं अगर वोटर के बारे में सोचा जाए, उनके विचार अगर सोचे जाए, तो कहीं ना कहीं ये वोटर ने जो वोट किया है वो एक तरफा नेशनल पार्टियों को ही किया है। आप देखें कि 39.99% बीजेपी को वोट मिला है, 39.9% मिला है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेन जो वोटर है वो अधिकतर नेशनल पार्टी को ही इस समय हरियाणा के अंदर वोट देता आ रहा है। और आपको बता दें कि बीते 10 साल से पहले का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो रीजनल पार्टी वाकई दमदार थी, पावरफुल थी और काफी सीटों से जीतती गए थे। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं आगे बढ़े थे रीजनल पार्टी के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाने का नुकसान उनको दिखा है। और कहीं अगर देखा जाए तो आज जीरो कि उसमें फेरिस की लिस्ट में वो आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी नेशनल पटल पे दिख रही थी, लेकिन आज उसकी अगर बात करें तो 1.62% वोट उसने हरियाणा के अंदर पाया। और जहां तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं 1-2 सीटें वो जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपने साथ नहीं लिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा और आम आदमी पार्टी को भी आज जीरो की फहरिस्त की लिस्ट में शामिल होना पड़ा। जी मुकेश, बिल्कुल सही कहा। अगर शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती तो 1-2 सीटों का शायद फायदा हो जाता। रामराजी जी, क्या आपको लगता है कि अगर दोनों साथ लड़ती तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन 2-1 सीट पे जब मैं देख रहा हूँ, जो शायद दुष्यंत चौटाला वाली सीट जो है वो कांग्रेस जीत जाती, जो कि 32 सीट से केवल 32 वोटों से केवल जीत हार का फैसला हुआ है, वहाँ पर बीजेपी की वो जीत हासिल हुई है। और जो कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है, उनको करीब 200 के आसपास वोट मिले हैं।
मुझे लगता है अगर हाथ मिलाते थे 200 वोट से एक सीट तो निकल जाती है उनकी। रामराज जी, देखो, देवतुल्य जनता जनार्दन ने मन बना लिया था, और जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट, झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। तो बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, और वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे थे, वो कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। तो जनता में बहुत भारी रिएक्शन था। इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। जनता अपने आप को ठगिया महसूस कर रही थी, और जनता बदला लेना चाह रही थी। अब इस चुनाव में जनता ने कांग्रेस से बदला ले लिया। बिल्कुल। और जिस तरह से कांग्रेस वाले डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हैं, हम राष्ट्रवादी आपको बताना चाहेंगे, हम राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। जिस तरह से हमने महसूस किया हमारी पार्टी ने, वह हरियाणा बने आज लगभग 58 साल हो गए हैं। एससी-बीसी समाज से कोई सीएम नहीं बना था। हमारी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का सीएम बनाया, और ये भी डिक्लेयर किया। आपको बताओ, मैं एक बार रामराज जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे बगल में जो आप हमारे नीचे जो विजुअल देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय का है। प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी भी वक्त वहां पे आ सकते हैं। एक बार मैं कहूँगा जो फुल स्क्रीन में जरा दिखाएं, शायद आने की जो है सुगबुगाहट जो वो शुरू हो चुकी है, और उसके जो मोदी के लिए जो जयकारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये गाड़ियां आ गई। एक बार मैं अपने पीसीआर टीम से कहूँगा कि एक बार फुल में, बिल्कुल। तो ये तो कोई दूसरे नेता हैं, बिल्कुल ये तो मोदी जी की का काफिला नहीं है। यहाँ अभी जेपी नड्डा भी आने वाले हैं, और संजय मयूख वहाँ दिख रहे थे। ये स्टेज है, वहाँ दुष्यंत गौतम दिख रहे हैं। अमित शाह जी, जी हाँ, अमित शाह जी यहाँ आए हैं, और अरुण सिंह जी ने उनका स्वागत किया है। दिल्ली बीजेपी के सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हर चुनाव की जीत के बाद, हर चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, और उनका इनफैक्ट धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग से, बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत से कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता है। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं, और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, ताकि यह जो संगठन की जो क्षमता है, संगठन की जो मजबूती है, वो मजबूती कायम रहे, और कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि जीत के बाद जो है हमें छोड़ दिया गया, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और कार्यकर्ताओं के महत्व को नज़रअंदाज कम से कम बीजेपी में नहीं किया जाता, उन्हें जिस तरीके से इंडोर्स किया जाता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन करके दुनिया में है, कायम है, और लगातार इनका कद जो है बीजेपी का, और इनके सदस्यों की संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही। तो लोगों को इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का। थोड़ी देर के बाद जो है जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। 7:30 बजे का टाइम है, 7:18 हो रहे हैं। करीब 12 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बोलने का समय जो शेड्यूल मीडिया को उपलब्ध करवाया गया, उसके हिसाब से 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बोलना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं का आना लगातार जारी है। और हमारे साथ रामराजी जी जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, मैं इसी जो बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है, मैं उसके ऊपर, मैं कार्यकर्ताओं को, देखिए जीत तो हार लगी रहती है, लेकिन कार्यकर्ता मेहनत अपनी तरीके से करते हैं। जो जनता है वो अपने हिसाब से चुनती है, चाहे कोई पार्टी दावा क्या करे, जनता अपने हिसाब से चुनती है। संगठन में कार्यकर्ताओं का क्या महत्व है, और क्या आपको लगता है यह जो जीत आपकी हुई है, इतनी बड़ी जीत जो आपने यहाँ हासिल की है, इसमें कार्यकर्ताओं का भी उतना ही योगदान है जितना बड़े नेताओं का, उनके चेहरा का? कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत करी है जी, और मैं हमारी पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। और हनुमान जी की भी विशेष कृपा हमारे ऊपर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर, तो उससे हनुमान जी नाराज हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, और हनुमान जी का शराब भी कांग्रेस पार्टी को लगा है। तो आज
बजरंग बाबा की विशेष कृपा है बिल्कुल, हमारे ऊपर। मंगलवार का जय दिन श्री है। राम, जय जय बालाजी जय महाराज श्री राम की का जय। बिल्कुल बिल्कुल, आज सही बात कहा आपने। बजरंगबली की कृपा है और हर हर हरियाणा हमने इसीलिए इसका नाम दिया है, क्योंकि सुबह में नायब सिंह सैनी जब निकल रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना की है और जलाभिषेक किया है, और उसके बाद वहाँ से सौपत्नी को गए थे मंदिर पूजा करने के बाद किए थे, और उनके लिए बड़ी खैर। मुकेश जी, मैं एक चीज़ अब आपसे जानना चाहिए, ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर चुनाव पे, जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे मैं आप दोनों मेहमानों से चाहूँगा अपनी टिप्पणी दें। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट है, बीजेपी को पिछला जो परफॉर्मेंस था उससे बेटर परफॉर्मेंस हुआ है, घाटी में भी उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि ये जो है डेमोक्रेसी की जीत है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर चुनाव नहीं होना, चुनाव में कम वोटिंग होना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए। अभी जो चुनाव है, जीत हार किसी को भी हो, लेकिन चुनाव बड़े अच्छे तरीके से 63 पॉइंट समथिंग जो है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हुआ और जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है कि ये किसी पार्टी की जीत है, किसी पार्टी की हार है, या ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की जीत है? मुकेश जी, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है और लोगों के अंदर जागरूकता थी वोट डालने की, और आपको ये बता दें कि इतिहास गवाह रहा है कि जहां वोटर जागरूक होता है उस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। जी, आपको बता दें कि जम्मू के अंदर लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता है, लोकसभा की बात की जाए या विधानसभा की बात की जाए, तो लोगों के अंदर खुशी का माहौल था कि वह वोट डालने जा रहे हैं। यंगस्टर जो थे वो बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है। और लोकतंत्र की अगर खूबी भी अगर बात की जाए तो ये हमारे देश का जो लोकतंत्र है विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर और देशों की बात की जाए तो लगातार कहते आए थे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो आतंकवाद है, यहाँ कोई विकास नहीं है। जो वहां की रीजनल पार्टियां थी आज वो बिल्कुल वो निश्चित तौर पर परसेंट जीत की तरफ बढ़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार के मुताबिक बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस परफॉर्मेंस से खुश भी होती नजर आती है। बिल्कुल रामराज जी, मैं एक चीज़, अभी तो थोड़ी देर में जब मोदी जी आएंगे तो वो उसमें स्पष्ट करेंगे, क्या ना शपथ ग्रहण की कोई बात हुई? कब तक, कल है, परसों है, कुछ तय हुआ है कुछ? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी आज तो जश्न मना रहे हैं, तो केंद्रीय नेताओं आप जश्न, हम रामराज जी, हम लोग जश्न नहीं कहते, हम लोग उत्सव कहते हैं। जश्न शब्द हमारा नहीं है, हम लोग कहते हैं उत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव ही है, पर्व त्योहार का, दशहरा चल रहा है जी, हम लोग खुश हैं और उत्सवी माहौल में उत्सव मनाते हैं। जी बताएं सर, आगे बोलो। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, जैसे निर्णय होगा आप लोगों को जरूर अवगत कराया जाएगा, आपको इनवाइट भी किया जाएगा। और मैं समझता हूं जिस तरह से बालाजी महाराज की कृपा हुई है हमारे ऊपर, तो ये अपना आप में हमेशा याद रखा जाएगा आज का दिन। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, भाजपा की नीतियों की जीत है, ये हमारे चाणक्य नीति की जीत है, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की व्यक्तित्व की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है, ये हमारे संगठन कौशल माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी, उनके संगठन की जीत है, उनकी संगठन की मेहनत की जीत है। और मैं समझता हूँ छत्तीस बिरादरी की जीत है, क्योंकि हम तो राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है और छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेकर चलते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उनको मात्र लगभग 52-53 दिन का ही टाइम मिला था काम करने का, जनता के बीच में रहने का, क्योंकि आचार संहिता भी लगी थी। बिल्कुल। और वो बड़े बिजी रहे हैं और उनके ऊपर बहुत भारी, मैं समझता हूं, उनका बिजी शेड्यूल रहा वो। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, पसीना बहाया, तो उनके पसीने की भी जीत है, जनता के बीच में रहने का उनकी मेहनत की भी जीत है, उनका व्यक्तित्व की भी जीत है। और मैं उनको ही बधाई देना चाहूंगा कि दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अग्रिम बधाई देता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम बात करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वापस आएंगे तुरंत। लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय
मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूंगा, वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है। तो उत्साह बरकरार है, उत्साह हाई है, जोश हाई है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है और हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी बार कोई भी पार्टी जो है अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हो रही है, तो निश्चित तौर पे जो है उत्सव मनाया जाना चाहिए। हमारे पास दोनों मेहमान बने हुए हैं। मैं एक चीज़ रामराजी जी आपसे और मुकेश जी आपसे दोनों से जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि क्या हरियाणा में जो ये जीत हुई है, क्या ये जीत बीजेपी की नीतियों की जीत है, या एक जो फैक्टर यहाँ चल रहा था कि दलित फैक्टर, क्या आपको लगता है कि दलित फैक्टर यहाँ पर काम किया है और दलित वोट को स्प्लिट करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही थी उसमें कामयाब हुई, इसलिए ये जीत हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर ज़्यादातर सीटों पे नहीं है। मुकेश जी, मैं आपको मेन चीज बताऊं कि हरियाणा के चुनावों को अगर देखा जाए, मैं बीते 20 सालों से लगातार इस चीज को बड़ी नजदीकी तौर पर देख रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो वोटिंग होती है, जाट और गैर जाट को लेकर वोटिंग होती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गैर जाट लोगों को मनाने में, उनका विश्वास जीतने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के अंदर जो नैरेटिव विपक्षी पार्टियों ने फैलाया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह के नैरेटिव से लोग बाहर आ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि विपक्षी पार्टियों ने जो कैंपेन चलाया था वो कहीं ना कहीं झांसे में लोगों को लेकर उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम थी, अगर उसकी बात करी जाए हरियाणा के अंदर, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आरएसएस इस बार हरियाणा चुनावों को लेकर बड़ा सतर्क था। लगातार लोगों के साथ कैंपेनिंग की जा रही थी। आला अधिकारी आरएसएस के लगातार लोगों के यहाँ जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये नैरेटिव खत्म कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जनहित की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट वो करते आए हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनकी जो एक नीति थी कि 1,80,000 से नीचे की जिनकी भी इनकम है, ऑटोमेटिक वो बीपीएल के श्रेणी में चले गए, जिसका फायदा आज भारतीय जनता पार्टी % जीत जो मिली है उसका एक फायदा ये भी रहा। प्लस दूसरा अगर बात करें तो 2100 रुपए हर महीने हर महिला को देना, जो ये वादा संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा है। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं, जो मुख्य चेहरा थे नायाब सिंह सैनी, इन पे किसी तरह का दाग नहीं है। आपको बता दें कि ग्राउंड लेवल के ये नेता माने जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को अगर एक बार देख लेते तो उनका नाम पहचान जाते, वैसे ही नायब सिंह सैनी की भी चर्चा इस बात की है कि वो अगर किसी कार्यकर्ता का नाम एक बार पूछ लेते हैं तो उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रमुख चेहरा है हरियाणा के अंदर वो नायब सिंह सैनी है, और लोगों से उनका आम तौर पर मिलना, किसी नेता के रूप में ना मिलके एक आम आदमी की तरह से मिलना, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एक दिखा कि ये नेता अच्छा है, कहीं ना कहीं इसको वोट देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने
जब अपना कार्यभार संभाला तो कहीं ना कहीं इनकी जननीतियां देखकर भी आम लोग इनकी तरफ बढ़े हैं। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बात करें बिल्कुल। तो और उनका मोदी जी उनका ने भी काफी हद तक कहा कि नायब सिंह सेना के पूरे देश के अंदर चर्चा होती है कि वो एक सौम्य किस्म के नेता है और सादगी के साथ जीवन जीते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बहुत ही सरल है, लोगों से मिलते हैं, बहुत ही सुगम्य है, कहीं भी अप्रोचेबल है, उनसे मिल सकते। रामराजी जी, एक चीज़, ये 2 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्या जो आने में वाले दिनों में जो 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगी ये रिजल्ट? रामराजी जी, क्या आवाज़ आ रही है आपको? ऐसा निश्चित रूप से हमारे को फायदा होगा। जहां जहां चुनाव होंगे तो वहां हमारे को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद तीसरी बार माननीय हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी को मिला है, यहाँ हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला है, भाजपा को मिला है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हमारे को फायदा होगा और जनता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। और मैं जनता का हार्दिक धन्यवाद। जी जी जी, बोलते रहे। अभी ये आवाज़ आपको बीजेपी मुख्यालय से आ रही है, जो थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। जब आएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा, फिर तो हम लोग मोदी ले लेंगे, लेकिन तब तक मोदी जी के आने से पहले रामराजी शर्मा जी को हम सुन रहे हैं जी। और जिस तरह से कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, भाई बहनों के खाते में 1 लाख आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। जो सबसे अहम मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है नौकरियों का, बिल्कुल, जिससे रोजगार चलता है, जिससे परिवार का जीवन यापन होता है। हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी, बिना खर्ची बिना पर्ची पे। पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी? हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को ही नौकरी लगाता था। अरे क्या निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वो बच्चे मेरिट में नहीं है क्या? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद का आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज गरीब का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। ये इसका भी बहुत बड़ा मैं समझता हूं असर पड़ा है इस चुनाव में। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, अपने दोनों मेहमानों से जानना चाहूँगा कि जो एक बाइपोलर पॉलिटिक्स की हमने बात की कि हरियाणा का रिजल्ट ये भी संकेत करता है कि अब हरियाणा में बाइपोलर पॉलिटिक्स को ही जनता पसंद करेगी। 2 जो स्टेट जहाँ चुनाव होने हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, यहाँ भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। मतलब पंचकोणीय मुकाबला जिस तरह के था, उसी तरीके का चतुष्कोणीय मुकाबला आपको झारखंड में है और पंचकोणीय मुकाबला जो है महाराष्ट्र में है। तो क्या ये जो परिणाम है, अगर क्या वहाँ भी बाइपोलर होगा? अगर बाइपोलर होगा तो क्या वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में इन दोनों पार्टियों, दोनों स्टेट में चुनाव होंगे, या आपको लगता है कि नहीं, वहाँ रीजनल पार्टियां वहाँ पर रहेंगी और उनका असर भी रहेगा? रामराजी जी, देखो वहां की परिस्थितियां क्या हैं, ज्यादा तो वहां के मतलब समझता हूँ वह वहां वाले लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, वह जिस तरह से हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी देश की साख बढ़ाई है, हमारे विदेश में हमारा डंका बजाया है, भाई आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया हमारे देश को, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कराया है, एक भव्य एक ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 317 और 35 से हटाई गई है। निश्चित रूप से इसका भी फायदा होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद भी अपना आप में एक अहम मुद्दा है। मैं समझता हूं भाई राज्य के मुद्दे भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो सनातनी है, सनातनी अक्सर कहते हैं और सनातनी हमेशा राष्ट्रवादी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही सवाल मेरा मुकेश जी के साथ भी है कि मुकेश जी, क्या आपको लगता है जो महाराष्ट्र, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का सहारा लिया और जो वहां नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उन्हीं को अपना पदाधिकारी बना दिया और उन्हीं को अपनी पार्टी का टिकट देकर चुनाव लड़ा, वो जनता जनार्दन ने नकार दिया। तो जिस तरह से कांग्रेस एक तुष्टिकोण की राजनीति अपनाती है, भेदभाव करती है, भाई को भाई से लड़ाती है, भाई सभी देशों ने अपनी जनसंख्या घटा दी,
कांग्रेस का 60 साल तक लगभग शासन रहा, इन्होंने क्यों नहीं अपनी जनसंख्या घटाई? एक हम दो हमारे दो, हमारे ऊपर तो वो सिद्धांत लागू होता है, वो कानून हमारे ऊपर तो लागू होता है। दूसरे भाई 4-4 शादी करते हैं, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता। तो क्या ये जनसंख्या का कानून लाएंगे क्या आप लोग? बीजेपी क्या लाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून? देखो ये तो संभावना है, बाकी तो इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बता सकता है। मैं तो अपने प्रदेश के बारे में जिस तरह से हमारे सरकार कर रही है, मैं उनकी नीतियों पे आपको बता रहा था। वह जैसे पहले किसान की जमीन कांग्रेस के टाइम में सस्ते भाव में हड़प ली जाती थी, सेक्शन 4-6 का नोटिस थमा के, और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देती थी। किसान को डरा धमका के सेक्शन 4 का नोटिस थमाया और महंगे भाव में, सस्ते भाव में जमीन हड़पी और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में कांग्रेस के टाइम में आते थे, और आज 10 से 15 हजार रुपए हमारी सरकार ने निर्धारित कर दिया। एमएसपी पे 24 फसलें हम खरीद रहे हैं। पहले किसान की उपज का क्या भाव था, आज क्या भाव है? किसान मजदूर के बच्चों को हम मेरिट के आधार पर नौकरियां लगा रहे हैं, पहले नहीं लगते थे, पहले मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक ही सीमित रहता था। आज सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। लगभग 1,45,000 के करीब हमने नौकरियां दी हैं, और 24,000 के करीब और बच्चे लग जाते। बिल्कुल सही कर। एक सवाल रामराजी जी और मुकेश जी आप दोनों से, क्या ये कांग्रेस की हार है, बीजेपी की जीत है, या ये राहुल गांधी की हार है? क्योंकि राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया गया था, राहुल गांधी आकर के प्रचार भी कर रहे थे, और या ये आप मानते हैं कि नहीं ये हुड्डा की हार है? मुकेश जी आपसे। मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ही हार है। नेता हर कोई जानता है कि किसके पेस पे आगे चुनाव लड़ा जा रहा था। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे खड़गे हो, या राहुल गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सुबह जब एग्जिट पोल के कुछ हद तक सुबह का आंकड़ा कांग्रेस के फेवर में आता दिख रहा था, तो कई टीवी चैनल्स ने कांग्रेस के लोगों के पास लगा दिया था राहुल गांधी को। जैसे ही थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद नीचे ग्राफ आने लगा, तो खड़गे जी को फोटो लगा दिया। तो कई चैनल्स में इस तरह का ट्रेंड चलता दिखा। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव फैला है कि क्या नाम है। और एक चीज और सोशल मीडिया के अंदर चल रही है मुकेश जी, कि अब तक छोटे मोटे चुनावों को अगर देखा जाए तो 72 बार कांग्रेस चुनाव हारी है, छोटे और बड़े, जब से राहुल गांधी ने अपना एक पदभार संभाला था। तो ये भी एक फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, टाके लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। और एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार निश्चित तौर पर कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये उनके विचारधारा की हार है। और कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी की विचारधारा की इसमें जीत हुई है, चाहे वो गरीबों को लेके हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, या बिना खर्चे बिना पर्ची की अगर बात की जाए नौकरियां देने की बात हो। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर गरीब आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, उसको वोट दिया है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनल पार्टी की अगर आप बात कर रहे थे कि क्या महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरह से ऐसा होगा, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में रहेगी। और एनसीपी की भी अगर बात करी जाए तो अजीत पाटिल और अजीत पवार और अन्य जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं थैंक यू मुकेश जी। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, मोदी जी के आने का भी टाइम हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए रामराजी शर्मा जी आपका और मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपने महत्वपूर्ण जो आपके वक्तव्य थे उससे आपने साझा किया। हालांकि ये जो आज जीत हुई है, ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, ये बीजेपी की नीतियों की जीत है, ये विकासात्मक कार्य की जीत है बीजेपी की तरफ से। और ये हार जो है ये कांग्रेस की हार है, ये राहुल गांधी की हार है, और तुष्टीकरण की राजनीति और जात पात की राजनीति की हार है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पे कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो जातीय गणना कराएंगे और उसी के हिसाब से लोगों को सामाजिक न्याय देंगे। और आज जो परिणाम आए वो बताते हैं कि हरियाणा की जनता कम से कम इस बात पे मुहर लगा दी है कि जातीय जनगणना जो है वो सामाजिक न्याय नहीं है। यानी जात के आधार पर अगर आप योजना बनाते हैं और जात के आधार पर अगर आप सामाजिक हिस्सेदारी तय करते हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, जो भी योजनाएं सरकार की बने वो सबके लिए बराबर हो, इसके लिए वोट दिया है और जात पात की राजनीति को खारिज किया है हरियाणा की जनता ने। फिलहाल आज की जवाब तो चाहिए में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हमारे साथ अभी बने रहिए क्योंकि लगातार
जो परिणाम आ रहे हैं, जो भी उसके अपडेट और न्यूज से रिलेटेड हर एक अपडेट अभी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे संबोधित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, तो वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं और ले चलते हैं आपको बीजेपी मुख्यालय।